नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 14 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू मेरा टेलीग्राम चैनल है। और प्यारे बच्चों, इस लेक्चर का अगर आप लोग पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन है स्टार आईक्यू एजुकेशन, उसे डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे जाके इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप लोग स्टार आईक्यू जो कोड है उसे यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, स्टार आईक्यू अनलॉक कोड यूज करने से आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप लोग कोई कोर्स या कोई टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो अनअकैडमी पे। आज रात की क्लास 9:30 बजे की है, इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं राजेंद्र सिंह अनायत। हालांकि इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में राजेंद्र सिंह अनायत जो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और आज का पहला और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल। ये क्वेश्चन आपको हरियाणा करंट अफेयर के लिए तो काम आएगा ही आएगा, के अलावा आपको नेशनल करंट अफेयर में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में इस बार हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? पहला तो सवाल यही बनता है कि एनीमिया होता क्या है। फिर दूसरा सवाल आता है कि सर, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में इस बार हरियाणा कौन से स्थान पे रहा है। और तीसरा सवाल आपके दिमाग में ये आया कि सर, आपने ये इस बार वर्ड क्यों यूज किया। इस बार वर्ड यूज करने का मतलब है कि ये रैंकिंग हर साल जारी होती है। इस रैंकिंग में पिछले साल हम लोग नंबर 1 पे थे। अगर आपकी आदत है मुझसे करंट अफेयर पढ़ने की, तो मैंने पिछले साल हरियाणा करंट अफेयर में आपको ये पढ़ाया था कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा राज्य पहले स्थान पे था। लेकिन इस बार हरियाणा राज्य जो है वो चौथे स्थान पे आ चुका है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सुनिए बातें आप लोग। पहली तो बात, एनीमिया से आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर आरबीसी होता है, एक रेड ब्लड सेल, अरिथोसाइट कह सकते हो या लाल रक्त कणिका कह सकते हो। जब आरबीसी का लेवल हमारे शरीर में घट जाता है तो हम लोग उसे एनीमिया डिजीज के रूप में जो है वो माना करते हैं। या आयरन का लेवल हमारे शरीर में कम हो जाता है तो ज्यादातर ये बीमारी जो है प्रेग्नेंट वुमेन या बच्चों के अंदर या लड़कियों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के अंदर होती नहीं है, ज्यादातर की बात कही है मैंने। साल 2022 का टारगेट रखा गया है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 2016 के अंदर जो है 58% बच्चों के अंदर एनीमिया था, लेकिन इसे 2022 तक घटा के 40% पे लेके आना है। ठीक है ना। जो आपके 15 से 19 वाले किशोरावस्था वाली एज होती है, उनके अंदर 2016 में 29% एनीमिया था, उसे घटा के 11% लाने का लक्ष्य है। अच्छा जी, इसके अलावा जो बात करते हैं गर्ल्स की, ये तो बॉयज का डेटा था। गर्ल्स में 2016 में 54% था, घटा के इसे 36% लाना है। आप खुद देख सकते हैं, मैंने कहा ना कि बॉयज और गर्ल्स के मुकाबले बॉयज और गर्ल्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो गर्ल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है ये। वुमेन की बात करते हैं रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, ठीक है, तो 2016 में 53% था, लेकिन 2022 के अंदर जो है वो 35% करना है। प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी रेशियो एक बहुत बड़ा है। 50% था 2016 तक, लेकिन 2022 तक इसे 32% करना है। ठीक है। और जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है, उनमें 2016 में 58% था, लेकिन 2022 में 40% करने का लक्ष्य है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और ये ऑफिशियल स्लाइड है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से इस बात को याद कर लीजिएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आइएगा कि सर, आपने कहा हरियाणा चौथे स्थान पे है, तो गुरुजी पहले स्थान पे कौन है? तो भैया पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है 64.1 नंबर के साथ। दूसरे नंबर पे है ओडिशा, तीसरे पे हिमाचल और चौथे पे अपना हरियाणा 55.9। आप इसे राउंड फिगर में 56% भी याद कर सकते हैं या 55.9, अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और पांचवा आप आंध्र प्रदेश टॉप 5 तो याद कर ही लीजिएगा।
सर इस लिस्ट में सबसे नीचे कौन दिख रहा है हमें? तो इस लिस्ट में अगर राज्यों की बात करते हो आप लोग तो सबसे नीचे आपको नागालैंड दिख रहा है 10.9 के साथ में। अगर आप जो यूनियन टेरिटरीज की बात करते हो उसमें नंबर 1 तो है अंडमान निकोबार, हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है 38.6 नंबर के साथ में, और दिल्ली जो है ना, दिल्ली वो सबसे लास्ट पे है 21.1 नंबर के साथ में। ये स्लाइड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों को पता लगाने के लिए। तो जो येलो पार्ट दिख रहे हैं इनकी स्थिति काफी ठीक है, लेकिन हरियाणा की रैंकिंग तो कहीं ना कहीं गिरी है ही अब। तो इतनी बातें आप लोगों को होपफुली शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है डियर। चलो जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टॉप 5 है, आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो उन्हें। मध्य प्रदेश और हरियाणा का आपको डेटा जरूर याद रहना चाहिए 55.9% के साथ में, ठीक है डियर। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में लिस्बन में भाला फेंकने में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो लिस्बन में अभी हाल ही में भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर ठीक रहेगा। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ था। 23 साल इनकी उम्र है। इनको एथलीट 2018 कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो है ना वो गोल्ड मेडल मिला हुआ है मेंस जेवलिन थ्रो के अंदर। और इनके पेरेंट्स सरोज देवी और सतीश कुमार इनके माता पिता का नाम है। एक्चुअली बात यूं हुई थी कि भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में जो लिस्बन पड़ता है वहां के सिडेडे डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने ये जो भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता अपना छठा और लास्ट कोशिश में ऐसा किया इन्होंने, और रैंकिंग क्या आई इनकी 83.18 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और इनकी छठा और आखिरी प्रयास था जिसमें इन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना। और ये मैनुअल काउंटिंग हुई थी, ठीक है ना, मैनुअल के अंदर। वैसे तो 78 पॉइंट समथिंग आया था, लेकिन इन्होंने आग्रह किया था कि मैनुअली चेक किया जाए, तब पता लगा 83.18 था। और एक बात और बता देता हूं कि एशियाई खेलों के चैंपियन जो चोपड़ा है का इस वर्ष मार्च में पटियाला के ग्राम प्री में 88.07 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। चलो जी थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने SBMG के तहत 2 लाख गांवों में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 40,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके राज्य मंत्री कौन है? देखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा शांतचित होकर समझिएगा, हल्का सा टाइम लगा के। हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और नेशनल इंटरनेशनल सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो आपको मैं बता देता हूं इसके राज्य मंत्री का नाम क्या है। तो इसके राज्य मंत्री का नाम है रतन लाल कटारिया, जो कि हरियाणा के अंबाला से जो है ना इनके पास में जीत है, या यूं कहिएगा वहां से इनकी जो है ना उपलब्धि है, वहां से ये जीते हुए हैं। राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। और इसके केंद्रीय मंत्री का नाम गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि जोधपुर राजस्थान से है। पहला तो सवाल आपसे जो पूछा था उसका आपको आंसर मिल गया है। अब इंपॉर्टेंट बातों पे हम लोग जिक्र करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वच्छ भारत मिशन यानी कि SBMG, इसके तहत जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 40,700 करोड़ रुपए जो है ना इसके लिए सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है 2 लाख गांव को ये ऐसे आवंटित करने का जो है वो घोषणा की है। सीधी सी लाइन तो एक यही बनती है कि गांवों के अंदर जो है सॉलिड और लिक्विड जो वेस्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए 40,700 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए जो है वो घोषणा की है। पहली बात। दूसरी बात, इसका उद्देश्य, इसका मकसद क्या है भाई? इसका सीधा सा उद्देश्य है कि गांवों को जो है खुले में शौच मुक्त करना, यही छोटा सा इसका उद्देश्य बनता है। अच्छा जी, अगली बात इंपॉर्टेंट है कि ये 40,700 करोड़ रुपए जो है ये कैसे कैसे लगाए जाएंगे। देखो केंद्र सरकार 14,300 करोड़ 14,000 रुपए देने वाली है, 14,000 करोड़ रुपए, और राज्य सरकार देने वाली है 8300 करोड़। मतलब समझ गए, राज्यों के अंदर इंप्लीमेंट करना है तो सेंटर तो 14,000 करोड़ रुपए दे देगी, बाकी के पैसे जो है 8300 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके साथ जो है ना तकरीबन 4100 करोड़ रुपए के माध्यम से अभिसरण होने वाला है, काम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, राज्यों द्वारा बिजनेस मॉडल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अन्य जितनी भी योजना है इसके माध्यम से 1500 करोड़ रुपए का जो है वो निवेश किया जाएगा इस योजना के तहत।
अच्छा सर, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा होगा कि लगभग 50 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट, 1 लाख सामुदायिक शौचालय, भारत में 2400 ब्लॉकों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, 386 जिलों में गोवर्धन परियोजनाएं, 250 से ज्यादा जिलों में मल कीचड़ को मैनेज करने की व्यवस्था और 2 लाख से ज्यादा गांवों के लिए जो है इनकी लक्षित सहायता का निर्माण किए जाना है। आप समझ गए इस योजना का होना क्या वाला है? इस योजना में इतना सब कुछ हो जाने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसके लिए जो है ना नेशनल स्कीम सेक्शनिंग कमेटी भी बनाई गई है, ठीक है ना। इसके केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को कहा गया कि एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी होना चाहिए, मतलब आपने कितना कितना काम किया ये भी आपका पता होना चाहिए, ठीक है। और जो ये स्वच्छ भारत मिशन है, इसे भारत सरकार ने 2014 में खुले में शौच मुक्त को कम करना या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुधार करने के लिए शुरू किया था। इसका फेज 1 अक्टूबर 2019 तक चला था। फेज 2 इसका 2020-21 और 2024-25 के बीच में इंप्लीमेंट करने की स्टेज में है। और इस मिशन को 2 भागों में बांटा गया, ग्रामीण और एक शहरी भाग में बांटा गया। जो ग्रामीण को पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और शहरी विभाग को जो है शहरी मामलों द्वारा ही चलाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बाकी बात मैंने आपको बताई दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है जो कि जोधपुर राजस्थान से हैं, और जो मतलब वहां से जीते हुए हैं राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जो कि अंबाला हरियाणा से जीते हुए हैं। चलो जी, अगला सवाल हमारा है कि स्क्वायर यार्ड्स की एक नई रिपोर्ट में भारत में कोविड 19 के दौरान रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर कौन सा है? क्या बात है, क्या गजब का सवाल है। अभी रिसेंटली स्क्वायर यार्ड्स की एक जो है नई रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में पता लगा कि कोरोना वायरस के दौरान भारत में सबसे अच्छा रहने के लिए शहर है वो अपने हरियाणा का गुरुग्राम है, जिसे आप मिलेनियम सिटी भी कह सकते हो। ये कोरोना के काल जो है कोरोना काल में रहने के लिए सबसे अच्छा। कैसे सर? कौन से पॉइंट के आधार पे? पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, ओपन एरिया रेशियो के हिसाब से और हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों पॉइंटों को मद्देनजर रखा जाए तो ये सबसे बेस्ट है रहने में। इसके अलावा बेंगलुरु और मुंबई, इन तीन बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम, इन तीनों शहरों के ऊपर जो है इस रैंकिंग को या इस रैंकिंग का अध्ययन किया गया था। तब पता लगा कि गुरुग्राम जो है सबसे बेस्ट है रहने लायक। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, मेदांता जैसा हॉस्पिटल देखो दूर दूर के, इवन मध्य प्रदेश के भी पूर्व मुख्यमंत्री कमल सिंह जो है वो भी यहाँ पे आके अभी एडमिट हुए थे थोड़ा टाइम पहले। तो मतलब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेस्ट है ही, ओपन एरिया रेशियो भी है, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो। ओपन एरिया रेशियो में बात की जाए तो ईस्ट जोन जो है जैसे कि सेक्टर 52, 56, 58, 40, 44, 30, 24 से 27, ये सबसे बेस्ट है, सुटेबल है रहने के लायक गुरुग्राम के अंदर। इसके अलावा जो आपके बाकी शहरों की बात की, जैसे मुंबई के अंदर जो है ना 10,000 व्यक्तियों पे 1.3 हॉस्पिटल है। बेंगलुरु के अंदर जो है ना 10,000 व्यक्तियों पे 0.30 हॉस्पिटल है। जबकि गुरुग्राम के अंदर जो है 10,000 लोगों पे 2.5 हॉस्पिटल जो है उनकी अवेलेबिलिटी है। इस वजह से भी ये बेस्ट है आपका, ठीक है। मुंबई के अंदर जो है डेंसिटी बहुत है, तकरीबन 60,000 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे, लेकिन गुरुग्राम में कितनी है? केवल 4200 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे। और जो स्क्वायर यार्ड है इसके बिजनेस हेड का नाम आनंद है, ये भी बात आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। और इसमें जो चेयरपर्सन है उनका नाम है केसनी आनंद अरोड़ा, ठीक है ना, जो कि हरियाणा की मुख्य सचिव भी रह चुकी है। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताता हूं आपको मैं कि हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की पहली बैठक की अध्यक्षता तो हुई है, लेकिन हरियाणा का जो भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। मैं आपको एक ओरिजिनल रिपोर्ट दिखाता हूं क्या कि 22 जिलों में से 14 ऐसे जिले हैं जिनका भूजल इतना नीचे चला गया है कि आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद पीने के लिए भी पानी नसीब ना हो। 2004 की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर जो है ना तकरीबन स्थिति ऐसी थी कि 48% जो है वो रेड कैटेगरी के अंदर मतलब आपके ब्लॉक कहिए या यूं कहिए जिले थे।
लेकिन 2020 तक आते आते जो है ना ये 60% का एरिया आ गया। हरियाणा का 60% एरिया है जो रेड कैटेगरी में पहुंच चुका है। और इसमें से भी मैं आपको बता देता हूं, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, ये ऐसे जिले हैं जिनको 80% की रेड कैटेगरी शामिल करी है। मतलब ये जिलों में थोड़ा धान धान ज्यादा होता है, इस करके ये 80% इनका एरिया जो है वो रेड कैटेगरी में शामिल है। आने वाले टाइम में शायद इनके अंदर पानी पीने लायक भी ना बचे। इसी करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर जो है, जो पानी की निगरानी प्रणाली जो होती है उसको थोड़ा सा लागू किया जाए। एक प्रकार से यूं कहा जाए कि इसके लिए ना हर एक गांव के अंदर जल उपलब्धता सूचकांक तैयार किया जाए कि कितना कितना वाटर अवेलेबल है किस गांव में और कितना यूज हो रहा है। ये सारी काम जो है, मतलब यूं कहिए इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है ताकि भविष्य में पानी की उपलब्धता हो सके। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी तो इसीलिए स्टार्ट की थी हरियाणा में। हाल ही में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ने हरियाणा रोडवेज को कितनी नई बसें देने पे मोहर लगाई है। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक ने हरियाणा को 809 जो है नई रोडवेज बस देने पे मोहर लगाई है। डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा हमारा। हरियाणा रोडवेज के महानिदेशक का नाम है वीरेंद्र सिंह दहिया। आप लोगों को ये तो खैर बहुत अच्छे से पता है कि हरियाणा के अंदर बसों की कमी चल ही रही है। तो इसमें से 2 कंपनियां शामिल होगी। एक कंपनी 400 बसें बनाएगी, दूसरी कंपनी 409 बनाएगी। संभावित कंपनियां हैं अभी अशोक लीलैंड और टाटा, ठीक है, हो सकता है ये कंपनियां चेंज भी हो जाए। और हरियाणा में जो है ये बसें आ जाने के बाद में टोटल 4,500 से भी ज्यादा जो है बस हो जाएगी। इस बात को भी आप लोग याद कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है जी, हरियाणा में कोरोना वायरस से युवाओं की इससे बहुत ज्यादा जान गई है। इस बार तो यही देखने को मिला है कि जो 18 से 45 के बीच में थे उनकी जो बहुत ज्यादा मौत हुई है कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा सर, कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है, लेकिन इनका कारण क्या है अभी रिसेंटली खुलासा हुआ है। तो कारण है इसका हैप्पी हाइपोक्सिया और एक है साइटोकाइन स्ट्रॉम। ये दोनों ही कारण जो है इसका ठीक रहेगा। सी ऑप्शन इसका ठीक है हमारा। सुनिए थोड़ा सा कारण क्या है इसका। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर जो है कोरोना वायरस या कोविड-19 का वायरस आता है, तो आते ही सबसे पहला काम ये इंस्टेंट लेवल पे क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको कम कर देगा। और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो वैसे उसी टाइम पे जो है ना हमारे शरीर में बेचैनी महसूस होती है। खैर इनिशियली ऐसा नहीं होता, इनिशियली तो कुछ ऐसा होता है कि सांस फूलने लग जाएगी। जैसे मान लेते हैं सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो सांस फूल गई, थोड़ा सा चले तो सांस फूल गई। इसे हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं। और बेसिक मतलब थोड़ी बहुत यूँ कहिएगा हल्का बुखार आता है तो नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन 2 या 3 दिनों के अंदर-अंदर जो है ना ये ऑक्सीजन का लेवल कम कर देता है। उसी को ही आप लोग जो है क्या कहते हो, हाइपोक्सिया कहते हो। अच्छा, साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? अब क्या साइटोकाइन स्टॉर्म यही होता है कि अब 2-3 दिनों के बाद में जो है ना हम ध्यान ना दें तो अगले 2 दिन और निकल गए। मतलब मान लेते हैं कि 3 दिनों तक तो हमने ध्यान दिया ही नहीं था। 3 से 4 दिन में हमें थोड़ा-सा ज़्यादा तबीयत खराब हुई और 5 और 7वें दिन जो है हमारे शरीर के अंदर उसी कोविड इन्फेक्शन ने धीरे-धीरे मल्टीपल अटैक करने लग गया। यूँ कहिएगा मल्टीपल ऑर्गन डैमेजिंग सिस्टम हो गया है। या तो लंग्स को वो इतना इफ़ेक्ट कर देगा, किडनी को इफ़ेक्ट कर देगा, आइज़ को कर देगा, ब्रेन को कर देगा और इंसान जो है उस वजह से मर जाता है। जैसे कई सारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करना ही यहाँ पे साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। इसमें जनरली हार्ट इन्फेक्ट होता है, हार्ट अटैक। आपने सुना ना कोरोना वायरस होने से आदमी को हार्ट अटैक, ये भी एक कारण है। हार्ट के पास में प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंचती है, प्रॉपर सिग्नल भी नहीं पहुंचते हैं, तो उस वजह से आदमी जो है वो मर भी जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही किस योजना के तहत महापुरुषों के चित्रों से स्कूलों की इमारतों को अत्याधुनिक रंगों से चमकाया जा रहा है? तो स्कूलों की इमारतें जो हैं अत्याधुनिक रंगों से चमकाई जा रही है, महापुरुषों का फोटो बनाए जा रहे हैं, अच्छे से स्लोगन लिखे जा रहे हैं। इस योजना का नाम है फेस लिफ्टिंग योजना, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर हमारा ठीक रहने वाला है। फेस लिफ्टिंग योजना है। बस इन दीवारों पे जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रतिभा जिन्होंने दिखाई है, कोई महापुरुष रहे हैं, किन्हीं की बहुत अच्छी बात रही, जैसे डॉक्टर एपीजे सर रहे हैं, इनकी अच्छी अच्छी बातें जो है दीवारों पे लिखी जाएगी, इनकी फोटो बनाई जाएगी ताकि बच्चों को थोड़ी सी प्रेरणा मिले। दिल्ली से स्पेशली जो है इसके लिए कलाकार जो ये कर रहे हैं, कलाकृतिक, इनको बुलाया गया है और हरियाणा के हर एक जिले की स्कूलों की दीवारों पे स्लोगन और ऐसे ऐसी जो है पेंटिंग बनाई जा रही है। इस योजना का नाम आप याद रख लेना, फेस लिफ्टिंग योजना।
चलो जी, अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में कब से पहले के वाहनों पे लगेंगे होलोग्राम आधारित रंगीन स्टिकर। भाई देखो, एक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अगर आपने कोई साधन 1 अप्रैल 2019 से पहले लिया है तो समझ जाइएगा आपके और हमारे वाहनों पे जो है ना, ये होलोग्राफिक वाले जो है रंगीन स्टिकर लगने वाले हैं, जिनमें होलोग्राम भी कह सकते हैं। इन स्टिकर पे वाहन की विंड शील्ड पे लगने वाले हैं, ठीक है। और जिसमें इंजन की एफिशिएंसी लिखी होगी, रजिस्ट्रेशन का जगह लिखी होगी, कौन सा फ्यूल यूज होता है, ये सारी जानकारी होगी। जो सचिव है आरटीए गजेंद्र सिंह, उन्होंने बताया, और इसके लिए सड़क एवं जो राजमार्ग मंत्रालय है उसको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, इस वजह से फैसला लिया गया है। इसमें देखो क्या होगा कि जो नीले स्टिकर लगेंगे सीएनजी वाहनों पे, डीजल वाहनों के लिए संतरी और ऑरेंज मतलब संतरी है, ठीक है ना। और ग्रे कलर के स्टिकर भी लगेंगे बाकी पृष्ठभूमि के वाहन जितने भी है। वाहनों पे लगने वाले रंगीन स्टिकर पे वाहन का पूरा ब्यौरा होने वाला है, कितना पुराना है, कौन सा ईंधन से चलता है, कहाँ से रजिस्टर्ड है, ये सारी चीजें जो है इस पे होने वाली है। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है ना। पेट्रोल पे भी ग्रे कलर के स्टिकर जो है वो लगाए जाएंगे। चलो डियर, चलो इसी के साथ में इस लेक्चर को समाप्त करता हूं मैं। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक कोटा प्राप्त करने वाली भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है। अरुणा तंवर, सुष्मिता कल्याण, ज्योति सिंह और इनमें से कोई नहीं। जितना ज्यादा बता सकते हो इसके बारे में उतना बताइएगा। और अगर फिर से आपसे पूछूं, एक दिन पहले भी पूछा था कि अभी तक हरियाणा में टोक्यो ओलंपिक के लिए कौन कौन खिलाड़ी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, तो भी बताइए। मैंने कल बताया था वैसे, अगर आप बता पाओगे दोबारा कमेंट में तो आपकी ही रिवीजन होगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना। थैंक यू सो मच।